जय हिंद। देखिए आज की वीडियो का जो विषय होगा वो है संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन इंग्लिश में ज्वाइंट सेशन कहते हैं, हिंदी में संयुक्त अधिवेशन कहते हैं। ठीक है, ये कब और क्यों बुलाई जाती है ये हम समझेंगे इस वीडियो में। देखिए संयुक्त अधिवेशन क्या होता है, पिछली वीडियो में हमने देखिए समझ लिया था कि कैसे एक जो विधेयक बिल होता है किसी सदन में कैसे लाया जाता है, कैसे पारित होता है, वो हम उस वीडियो में देख चुके थे। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन कैसे बुलाया जाता है और कौन बुलाता है। देखिए संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जैसे हैं इनके बीच जब विवाद हो जाता है, जब विरोध हो जाता है। समझे, मान लीजिए कोई एक सदन है लोकसभा, वो अब कोई विधेयक आया उसको पारित नहीं करके आगे भेज नहीं रहा है। लोकसभा मतलब कि लोकसभा में पास हो गया है बट राज्यसभा वाले मना कर रहे हैं, या राज्यसभा कोई पास करके भेज दी है बट लोकसभा वाले कह रहे हैं कि नहीं हम इसके पास नहीं करेंगे, इस बिल में ये सब खामियां, या उसे डिनाई कर रहे हैं, मना कर रहे हैं कि हम नहीं पास करेंगे। उस समय क्या होता है कि जो राष्ट्रपति होते हैं उनको ये बताया गया है अनुच्छेद 108 में, आर्टिकल 108 में बताया गया है कि जब सदनों में गतिरोध होगा तब राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन ज्वाइंट सेशन बुलाने का काम करेंगे। ज्वाइंट सेशन में दोनों सदन के लोगों को, लोकसभा के सदन के लोगों को और राज्यसभा को, लोकसभा राज्यसभा को, दोनों लोगों के मेंबर को एक साथ बैठाकर एक साथ बुला के चर्चा, प्रस्ताव, मत जो होगा मतदान वो सब कराया जाता है। समझे, एक साथ बुलाया जाता है जिसे हम ज्वाइंट सेशन कहते हैं। ठीक है, और कहाँ बुलाया जाता है? सेंट्रल हॉल में। सेंट्रल हॉल, क्योंकि देखिए लोकसभा और ऐसा है कि लोकसभा में 545 मेंबर है ना, तो 545 मेंबर है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो 245 में राज्यसभा के हैं वो सारे लोकसभा में आ जाएंगे। हाँ, उन्हीं की सीट पे बैठने लगेंगे, चलो भाई तुम एडजस्ट करो, थोड़ा थोड़ा दबो और थोड़ा एडजस्ट करने दो इसी सभा, ये नहीं होगा। ठीक है, उनको सेपरेट अलग एक हॉल बनाया गया है, सेंट्रल हॉल। वहाँ पे वहाँ लोकसभा राज्यसभा के दोनों मेंबर्स को, सभी को बुलाकर एक संयुक्त रूप से ज्वाइंट से सेशन बुलाया जाता है। समझे, दोनों को साथ में ही ये बुलाया जाता है। और ठीक है, इसको एक तरीके से ऐसे समझ सकते हैं। देखिए जब दो लोगों के बीच झगड़ा होता है और जब हाथ पैर टूट जाता है, मान लीजिए दो लोगों के बीच झगड़ा हो गया, हाथ पैर टूट गया, तो तीसरा व्यक्ति क्या करेगा? 108 नंबर डायल करेगा। तो तीसरा व्यक्ति मान लीजिए यहाँ राष्ट्रपति है जो 108 अनुच्छेद बताता है, 108 नंबर से याद रखिएगा। 108 अनुच्छेद कहता है कि जब दो लोगों के बीच, लोकसभा राज्यसभा के बीच गतिरोध होगा तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन लाने का कार्य करेगा। अनुच्छेद 108। ठीक, समझ में गया? अब समझिए, तो बुलाने का काम कौन कर? राष्ट्रपति। चलो, अध्यक्ष कौन रहेंगे इसके? संयुक्त, जैसे कि लोकसभा के एक अध्यक्ष होते हैं, राज्यसभा के सभापति होते हैं, मतलब समझे ना। तो उसी हिसाब से जो संयुक्त अधिवेशन होगा, जो ज्वाइंट सेशन होगा, उसके भी तो कोई अध्यक्षता करने वाला होगा। तो अध्यक्षता किसके अंदर होगा? लोकसभा का अध्यक्ष होगा। जो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे वही संयुक्त अधिवेशन के ही अध्यक्ष होंगे। समझ में आया? लोकसभा के ही अध्यक्ष को संयुक्त अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया जाता है, ये हमेशा से याद रखिएगा। दूसरा चीज, कारण समझ गए कि जब सदनों में गतिरोध, जब दो सदन होते हैं जो दोनों अगर विधेयक पास नहीं करते, पारित नहीं करते, तब ये होता है। ठीक है, अब देखिए कारण देखिए 3 है, सामने आया? कारण 3 है। जब जैसे कि एक द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन अस्वीकार कर दे, लोकसभा द्वारा मान लीजिए पारित विधेयक राज्यसभा इनकार कर दे कि हम इस बिल पे मतलब इस पे हम पास नहीं, इसको हम पारित नहीं होने देंगे, तब उस समय क्या होता है? राष्ट्रपति देखते रहते हैं कि अरे भाई तुम लोग पास नहीं करोगे तो ये कानून बनेगा कैसे, फिर ये बिल आगे कैसे जाएगा। तब राष्ट्रपति 108 अनुच्छेद के तहत क्या करते हैं? 108 अनुच्छेद जो होता है उसमें बताया गया है साफ साफ कि राष्ट्रपति आप क्या करना? संयुक्त अधिवेशन बुलाना, सबको, दोनों को, सदन को साथ में बुला के तब इस पे पारित कराने का काम करेंगे। ठीक है, कार्य होगा। अब देखिए समझ में, पहला पॉइंट कारण क्या है कि एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन मना कर दे। दूसरा ये हो सकता है कि मान लीजिए एक सदन द्वारा दिया गया सुझाव, मान लीजिए लोकसभा कुछ सुझाव दे रहा है राज्यसभा को, या राज्यसभा ही है या राज्यसभा है, वो लोकसभा को कुछ सुझाव दे रहा है इस विधेयक के मामले में, लेकिन लोकसभा के लोग मानने से इंकार कर रहे हैं कि हम ये सुझाव नहीं लेंगे। तो तब राज्यसभा क्या करेगा कि इस पे संयुक्त अधिवेशन बुलाई जाएगी कि नहीं, देखिए इस पे संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाए ताकि ये सुझाव माना जाए हमारा। ठीक है, आप समझिए। ज़्यादातर देखिए लोकसभा जो संयुक्त अधिवेशन जब भी बुलाया जाता है उसमें लोकसभा ही सबसे ज़्यादा
पावरफुल होती है। अब आगे हम समझते हैं। पहला, एक सदन द्वारा, याद रखिएगा, पहला रीजन अगर इनकार कर देता, दूसरा अगर कोई सुझाव दे रहा उस सुझाव को मानने को तैयार नहीं है दूसरा सदन, तीसरा ये हो सकता है कि अगर एक सदन द्वारा पारित विधेयक दूसरा सदन 6 महीने से अधिक रोक दे। जैसे लोकसभा में कुछ बिल पास हुआ और राज्यसभा में वह 6 महीना हो गया है, 6 महीने के पार हो गया, लेकिन अभी तक वो पारित नहीं हुआ है, तब उस कंडीशन में क्या होता है, राष्ट्रपति को बुलाना पड़ता है संयुक्त अधिवेशन, ताकि उस बिल को पास किया जाए। समझ रहे हैं? तो कभी कभी ऐसा हो जाता है, कभी कभी अभी तक तो 3-4 बार हो चुका है जब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया है, वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, आपको तीनों पॉइंट समझ में आया कि कौन कौन से विषय में कारण की वजह से ये बुलाया जाता है संयुक्त अधिवेशन। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, लोकसभा में कितने मेंबर है याद होना चाहिए आपको, 545 मेंबर है। ठीक है, 545 अभी की बात है। राज्यसभा में कितने मेंबर है, 245 मेंबर। ठीक है, लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245 मेंबर। समझ में? 545 और 245 को कुल मिला देंगे तो कितना हो जाएगा, 790। ठीक है, 790। समझना दोनों का। तो संयुक्त मत, जब संयुक्त मत जो दोनों का मिलेगा तो कितना मत हो गया, 545, 245, 790। इतना क्लियर है? ठीक है। अब देखिए बहुमत क्या होता है, बहुमत क्या होता है पहले बताइए। बहुमत ये इसको कहते हैं कि जितने भी सदस्य होंगे उनके 50%, उनके आधे सदस्य अगर अपना मत दे रहे हैं तब यानी बहुमत है, बहुमत है। ठीक है, अगर मान लीजिए 10 सदस्य हैं तो उनमें अगर 5 लोग सहमति दे रहे हैं 50% के हिसाब से, तो यानी कि उनके पास बहुमत है। अब समझिए यहाँ पे जो संयुक्त बहुमत होगा इसका, वो तो इसका आधा ही होगा, मतलब संयुक्त बहुमत जो होगा वो 790 का आधा होगा ना। सही, जब दोनों लोग मिलेंगे तो अगर कोई भी विधेयक पास करना है तो जो बहुमत चाहिए, जो मत चाहिए लोगों का, वो 395 चाहिए। 790 का जो आधा होगा 50%, वो 395 ही होगा ना। तो संयुक्त मत कितना हो गया, संयुक्त बहुमत वो हो गया 395 और संयुक्त मत 790। तो बहुमत जो आधा 50% चाहिए 395। अब जरा ध्यान दीजिए, लोकसभा अकेले जो सदन है जिसके पास 545 सदस्य हैं, 545, इतना बड़ा लोकसभा है सोचिए। बट जबकि वहीं देखिए दूसरी तरफ राज्यसभा के पास केवल 245 सदस्य हैं। और संयुक्त बहुमत यानी कि विधेयक, जब भी कोई बिल पास किया जाएगा संयुक्त अधिवेशन से, तो जो संयुक्त बहुमत चाहिए वो तो कम से कम 395 सदस्य को तो मंजूरी दिलाना ही पड़ेगा। मतलब 395 जब तक सदस्य नहीं कहेंगे कि हमें ये पास करना है तब तक वो आगे बिल पास ही नहीं होगा। तो ये ध्यान दीजिए कि लोकसभा के पास तो हर हाल में 245 ही मेंबर हो पाएंगे। अगर लोकसभा चाह लेगी, पूरी तरह से अपना दमखम लगा देगी, तब भी उसके बाद केवल 245 मेंबर ही हैं। और चाहिए बहुमत कितना, 395। तो किसी भी हाल में तो राज्यसभा तो पास ही नहीं करा पाएगी इसमें। बट वही ये लोकसभा की बात कर रहे हैं, तो लोकसभा में अकेले लोकसभा के पास 545 मेंबर है और बहुमत चाहिए केवल 395। तो अकेले वही पास करा लेगा। मतलब संयुक्त अधिवेशन बुला भले लो, तो जो पास कराना है, मतलब ये इतना याद रखें, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछने का आ जाएगा कि लोकसभा अगर जो चाह लेगी तो वो किसी भी विधेयक को पारित करा सकती है। क्योंकि रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि उसके पास जो संख्या बल है वो सबसे अधिक है। संख्या बल 545 होने की वजह से लोकसभा चाहेगी तो वह किसी भी विधेयक को पारित करा सकती है। जबकि दूसरी तरफ राज्यसभा के पास 245 सदस्य होने की वजह से, संख्या बल कम होने की वजह से वह किसी भी विधेयक को पारित नहीं करा सकती। समझ में आया को? मतलब कि हर हाल में अगर संयुक्त अधिवेशन भी बुला लिया जाए तब भी लोकसभा अकेले 545 मेंबर होने की वजह से, अगर लोकसभा किसी चीज को चाह लेगी कि इस बिल को पास कराना है तो कराना है, तब वो होगा ही होगा। अब सोचिए, ये तो इसमें थोड़ा सा बहुत समझ में आएगा आपको कि क्या दिक्कत आ रही है। ध्यान दीजिए, अगर लोकसभा के लोग चाह लेंगे कि कोई भी कानून से, फॉर एग्जांपल कि मूल अधिकार के बारे में बात कर रहे हैं ना, फंडामेंटल राइट्स के बारे में, अगर लोकसभा चाह ली कि एक काम करो,
सभी का फंडामेंटल राइट्स ही ना खत्म करो, बंद करो, सब किसी को मौलिक अधिकार नहीं देना है, हाँ पब्लिक को छोड़ो, तब बताओ, तब तो हमारे ऊपर समझ लीजिए कि एक तरह से बहुत बड़ा संकट आ जाएगा। आप ध्यान दीजिए, लेकिन संविधान निर्माता इतने भी कम दिमाग के नहीं थे, समझे, वो उनसे नेक्स्ट लेवल दिमाग सोचते थे, नया ऊपर की समझते थे। उन्होंने क्या कहा कि संयुक्त अधिवेशन, एक बात याद रखिएगा कि संयुक्त अधिवेशन में हर तरीके से जो ताकत है, जो पावर है, यानी जो पास कराने की जो क्षमता है, वो लोकसभा के पास ज़्यादा है। यानी कि हर हाल में लोकसभा चाहेगी तो वो पास करा लेगी, क्योंकि संख्या बल अधिक है। बहुमत उसको कितना चाहिए, 395 चाहिए, और उसके पास तो अकेले 545 है, तो कोई भी विधेयक आ जाए वो तो पारित करा ही लेगा, क्योंकि इतने सदस्यों की जो मत है उसके पास, और इनके पास तो कुछ है नहीं। राज्यसभा अगर चाह लेगी कि 300, अच्छा मान लीजिए एक एग्जाम्पल में कि राज्यसभा ने 345 मेंबर को अपने तरफ कर लिया, तो और क्या किया, किसी तरह के जुगाड़ किया और 50-100 सदस्य को और खींच लिया एक एग्जाम्पल में, तब भी क्या होता है, इसमें भी एक दिक्कत है कि दिक्कत ये आती है कि मान लीजिए दोनों का बहुमत बराबर हो गया, ज़्यादा तो नहीं हो पाएगा, देखिए ज़्यादा तो नहीं, राज्यसभा ज़्यादा नहीं, बराबर अगर मान लीजिए 395 एक एग्जाम्पल में अगर मान के चलिए अगर पहुंच भी गया, तो उसमें क्या होगा, 395 अगर पहुंच भी गया तो ये याद रखिएगा कि जो लोकसभा के अध्यक्ष ही संयुक्त अधिवेशन के अध्यक्ष होते हैं, तो लोकसभा के अध्यक्ष चूंकि कहाँ के अध्यक्ष हैं, किस हाउस के, लोकसभा के, तो वो अपने साइड से पक्ष से देते हैं हमेशा निर्णय। तो लोकसभा के अध्यक्ष अगर उन्होंने जिस तरफ अपना मत दे दिया, देखिए लोकसभा के अध्यक्ष कभी मत अपना नहीं देते, तब तक नहीं देते जब तक कि मत बराबर ना हो जाए। अगर दोनों मत बराबर हो गए, 395 वहाँ भी आ गया, 395 यहाँ भी, उस कंडीशन में क्या करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष, ज़्यादातर अपने ही तरफ से पक्ष से देते हैं क्या निर्णय, तो लोकसभा की ही तरफ से पक्ष से निर्णय आ जाएगा और विधेयक पारित हो जाएगा। तो इसमें भी लोकसभा का ही बोलबाला है, इतना याद रखिएगा। अच्छा ये मैं बता रहा था, देखिए इसमें एक बड़ी प्रॉब्लम है, सोचिएगा, ध्यान देंगे, अगर लोकसभा चाह लेगी कि नागरिकों का मौलिक अधिकार खत्म करो, फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि वो किसी भी विधेयक को पास कर सकती है ना, संयुक्त अधिवेशन में क्या होता है कि उनकी संख्या बल ज़्यादा होने की वजह से किसी भी बिल को, कोई भी बिल आ जाए, कोई भी कानून बनने वाला हो, वो कोई भी कानून पास करा लेंगे, क्योंकि जब संयुक्त भी होगा, जब मिल के भी होंगे, तब भी उसका बोलबाला रहेगा, क्योंकि उसका संख्या बल ज़्यादा है भाई। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो संविधान निर्माताओं ने सोचा कि अगर ऐसा हो जाएगा कि एक पक्ष को एक तरफा, मतलब सदन को सबसे ज़्यादा पावर दिया जाएगा, तब तो लोकसभा वाले चाहे जो करेंगे मनमानी, हमारा नागरिकों का मौलिक अधिकार भी खत्म कर सकते हैं, उनके पास राइट है भाई, कर सकते हैं भाई ना, क्योंकि जब उनके पास इतनी मत है तब तो कर ही सकते हैं ना। लेकिन वो संविधान निर्माताओं इतना कम दिमाग के नहीं थे, वो ज़्यादा दिमाग समझते थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ऐसे ही नहीं कहे जाते थे कि, अब देखिए उन्होंने क्या कहा कि संयुक्त अधिवेशन जो है वो तब किस मामले में नहीं बुलाया जा सकता, किस मामले में संयुक्त अधिवेशन बुलाया ही नहीं जा सकता, धन विधेयक के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। धन विधेयक जो मनी बिल जिसे हम कहते हैं, उस मामले में संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान ही नहीं है, उसमें बताया ही नहीं गया है, कॉन्स्टिट्यूशन में मना किया गया सीधा सीधा, समझे। और किसमें, संविधान संशोधन, मतलब संविधान के अंदर छेड़छाड़ अगर करेंगे आप, कोई भी अमेंडमेंट लाएंगे संशोधन करने की, तो वो भी आप नहीं कर सकते संयुक्त अधिवेशन में। अगर आपको संयुक्त अधिवेशन करना, मतलब संयुक्त अगर संशोधन करना है, अगर संविधान में संशोधन करना है, तब आपको जो विधेयक है वो अलग अलग पारित ही करना पड़ेगा। पहले लोकसभा वाले पास करेंगे, इनके बाद राज्यसभा पास करेगी। अगर राज्यसभा नहीं पास करेगी तो वो आगे नहीं जाएगा बिल, समझ रहे, तो वो विधेयक आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जो अलग अलग करने की, पारित करने की जो प्रक्रिया है, वो संविधान संशोधन ही हो सकता है, उसी से संविधान संशोधन अलग अलग ही पारित होता है। उसको संयुक्त में अगर डाल देते, अगर उतने अगर दिमागदार होते वो लोग,
तो क्या होता, अकेले लोकसभा अपने दम पे ही हर किसी भी विधेयक को, किसी भी संविधान संशोधन को अपने बलबूते पे ही पास करती, पूरा संविधान ही बदल डालती, गलत सलत भी जो भी रहता कानून सब बना डालती, और हम लोग कुछ नहीं कर पाते। राज्यसभा वाले चाहकर भी इसे कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उन पे वहाँ बहुमत ही नहीं है। तो ये चीज़ है। साथ में जब भी महाभियोग किसी के ऊपर चलाना हो, राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग, जजेस के ऊपर महाभियोग, ठीक है, निर्वाचन आयोग के ऊपर महाभियोग, ठीक है, इस तरीके से जो भी महाभियोग चलाना होता है तो वो भी अलग अलग पारित करके ही करना पड़ेगा। मान लीजिए राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चलाना, राष्ट्रपति को मतलब हटाना है, सीधा राष्ट्रपति को हटाना है ना, तो राष्ट्रपति पद से, तो ऐसा नहीं कि संयुक्त अधिवेशन बुला के किया जाएगा। वहां भी बताया गया है संविधान में कि अगर इस कंडीशन में भी लोकसभा में पहले बिल पास होगा, फिर अलग दूसरे हाउस में राज्यसभा में पास होगा, फिर जाकर तब जाकर ये पारित होगा, मतलब पास होगा। ठीक है, आपको समझ में आया कि किस विषय में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता? धन विधेयक के मामले में, संविधान संशोधन के मामले में, महाभियोग के मामले में। धन विधेयक, संविधान संशोधन, महाभियोग के मामले में संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। इसके अलावा जो भी रहेगा उसमें हम संयुक्त अधिवेशन बुला सकते हैं। और कारण यही है कि इसमें संख्या बल के अधिक होने की वजह से हर बारी लोकसभा का इसमें पक्ष पड़ना भारी रहेगा और इस वजह से राज्यसभा अपना बहुमत नहीं साबित कर पाएंगे। इसकी वजह से इन सब मामलों को संयुक्त अधिवेशन से बाहर रखा गया है। समझ रहे? इनको, इन सब तीनों मामलों को अलग अलग से पारित करना, मतलब पहले लोकसभा पारित करेगी फिर राज्यसभा। अगर राज्यसभा पारित नहीं करे तो बिल आगे नहीं बढ़ेगा, याद रखिएगा। समझ रहे? इसलिए इसको अलग रखा गया, ठीक है। बट इसमें क्या है, लोकसभा के इसमें संयुक्त अधिवेशन में संख्या बल की वजह से अधिक होने से लोकसभा अगर जिस बिल को, विधेयक को पास कर देगी वो आगे बढ़ जाएगा और वो पारित हो जाएगा। समझ में आया? उम्मीद है आपको इस वीडियो से संयुक्त अधिवेशन के बारे में अच्छे से नॉलेज मिली होगी। वीडियो को नॉलेज अच्छा लगा जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आप देखते रहिए यूनिक विद्यार्थी। जय हिंद।